हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू आवर चैनल। तो आज ये मैराथन आप इसे समझ लीजिए। आज का जो सेशन है इसमें अलग अलग टॉपिक से आपके क्वेश्चंस आपको मिल जाएंगे। इसमें जीके भी है और हर तरीके की चीज़ें इसमें इंक्लूड करने की कोशिश की है। पेडागॉगी तो है ही, ठीक है। सबसे पहला प्रश्न हमारे पास है अभिकथन यानी कि असर्शन, और आपको साथ में रीज़न दिया है कि रचनात्मक मूल्यांकन सीखने की गति को तेज करता है। कारण है योगात्मक मूल्यांकन के विपरीत रचनात्मक मूल्यांकन अत्यधिक विश्वसनीय है। निम्नलिखित कोड से सही उत्तर चुनें। ए और आर दोनों सत्य हैं। ए और आर दोनों सत्य हैं, लेकिन आर ए का सही स्पष्टीकरण नहीं है। ए सत्य है लेकिन आर असत्य है। ए गलत है लेकिन आर सही है। दोबारा से एक बार ध्यान से क्वेश्चन को देख लीजिए कि रचनात्मक मूल्यांकन जो होता है वो सीखने की गति को तेज करता है। ये तो बिल्कुल सही बात है। दूसरा है योगात्मक मूल्यांकन के विपरीत रचनात्मक मूल्यांकन अत्यधिक विश्वसनीय है। निम्नलिखित कोड से सही उत्तर आपको क्या करना था, चुनना था। तो देखिए ध्यान दीजिए, रचनात्मक मूल्यांकन सीखने की गति को तेज करता है, सही बात है, लेकिन ज़रूरी नहीं है कि योगात्मक मूल्यांकन के विपरीत ही रचनात्मक मूल्यांकन ज़्यादा उपयोगी है। तो ये गलत है। तो असर्शन तो आपका सत्य है, लेकिन रीज़न क्या है आपका, असत्य है। ठीक है, बढ़ते हैं अगले प्रश्न पे। अगला प्रश्न हमारे पास है निम्नलिखित में से कौन सी वेब 2.0 की अनुप्रयोगों की विशेषता है। ए, एकाधिक उपयोगकर्ता एक एक करके वेब 2.0 अनुप्रयोगों का उपयोग करने के लिए अपना समय निर्धारित करते हैं। नेक्स्ट है वेब 2.0 अनुप्रयोगों लोगों के बीच सहयोग करने और ऑनलाइन जानकारी साझा करने की क्षमता पर केंद्रित है। अगला है वेब 2.0 अनुप्रयोग उपयोगकर्ताओं को सामग्री बनाने की सुविधा देने के बजाय उसे प्रदान करते हैं। और अगला है वेब 2.0 अनुप्रयोग केवल स्थैतिक पृष्ठों का प्रयोग करते हैं। तो ये तो बिल्कुल गलत बात है, ऐसा तो कुछ उसमें है नहीं। वेब 2.0 अनुप्रयोग उपयोगकर्ताओं को सामग्री बनाने की बजाय सुविधा प्रदान के लिए प्रदान किए जाते हैं, ये भी गलत है। ठीक है, और अगला हमारे पास है कि वेब 2.0 अनुप्रयोग लोगों के बीच सहयोग करने और ऑनलाइन जानकारी साझा करने की क्षमता पर केंद्रित है। ऑप्शन नंबर सेकंड आपका क्या है, बिल्कुल सही आंसर है। ध्यान दीजिएगा, वेब 2.0 जो कि शब्द डार्सी डिनुची द्वारा गढ़ा गया था, और www जो था जिसे वेब 1.0 भी आप कह सकते हैं, जो कि टिम बर्नर्स ली के द्वारा खोजा गया था। जो कि इंटरनेट और ये सारी चीज़ें सिलेबस में है, तो ये कहीं ना कहीं आ जाता है। तो वेब 2.0 जो है एक सोशल नेटवर्किंग साइट की तरह आप इसे ले सकते हैं, है ना। अलग अलग तरीके की साइट्स हैं, धीरे धीरे चीज़ों में एडवांसमेंट आती जा रही है। अब तो वेब 3.0 भी इवन आ चुका है, लेकिन हमारे सिलेबस में 2.0 डाला गया है। तो ये जो है एक तरीके से क्या है, इसके बीच एक नेटवर्किंग के माध्यम से, सोशल नेटवर्किंग के माध्यम से, सहयोग से ऑनलाइन क्या कर सकता है, बच्चा जुड़ सकता है। ठीक है, तो बढ़ते हैं अगले प्रश्न पे, और इस क्वेश्चन का राइट आंसर आपका हो जाएगा ऑप्शन नंबर सेकंड। आई होप आप लोगों को ये क्वेश्चन समझ में आ गया हो। अब अगला क्वेश्चन हमारे पास है श्रृंखला 1, 4, 27, 16, 36, 343 में लुप्त पद है। रीजनिंग से ये क्वेश्चन है। देखिए काफ़ी इजी सा ये क्वेश्चन है, ध्यान दीजिएगा। सबसे पहले आपको दिया है 1, दूसरा दिया है आपको 4, तीसरा है आपका 27। ठीक है, तो अगर आप ध्यान से देखें तो 1 तो 1 का स्क्वायर करेंगे या 1 का क्यूब करेंगे तभी भी 1 आएगा। अगला है 2 का स्क्वायर करा आपने, 4 आया। 3 का क्यूब करेंगे तो 27 आता है। अगला है 16 यानी कि 4 का स्क्वायर। तो अब क्या है यहाँ पे, पहले टर्म का क्यूब, दूसरे टर्म का स्क्वायर, फिर क्यूब, फिर स्क्वायर, इस तरीके से पैटर्न चल रहा है। 4 के बाद आपका आएगा 5। ठीक है, तो 5 का क्यूब क्या हो जाता है, 125, यानी कि ऑप्शन नंबर थर्ड विल बी द राइट आंसर। ठीक है, आई होप आप लोगों को ये पैटर्न समझ में आ गया हो। बढ़ते हैं अगले प्रश्न पे। अगला प्रश्न हमारे पास है एक स्कूल का प्रिंसिपल स्कूल के कार्यक्रमों में उनकी भागीदारी बढ़ाने की संभावना का पता लगाने के उद्देश्य से शिक्षकों और छात्रों का साक्षात्कार सत्र आयोजित करता है। यह प्रयास किस प्रकार के शोध से संबंधित हो सकता है। ठीक है, ये स्कूल के प्रिंसिपल हैं, वो देखना चाहते हैं कि ताकि कार्यक्रम में सबकी भागीदारी जो हो उसको बढ़ाया कैसे जाए। इस उद्देश्य से क्या करते हैं, वो टीचर और स्टूडेंट्स का क्या करते हैं, एक तरीके से साक्षात्कार सत्र आयोजित करते हैं। ठीक है, तो क्यों कर रहे हैं ऐसा, वो ये मूल्यांकन अनुसंधान है, मौलिक अनुसंधान है, एक्शन रिसर्च है, या अनुप्रयुक्त अनुसंधान है। ठीक है,
तो ध्यान दीजिएगा, ये एक्शन रिसर्च है जो कि कोरे द्वारा दिया गया था, शिक्षा में प्रयुक्त लाया गया था। कर्ट लेविन द्वारा इसका कहीं ना कहीं टोपोलॉजिकल कॉन्टेक्स्ट में बात की गई थी। याद रखिएगा, एक्शन रिसर्च जो है ये इसके अंतर्गत एक्शन रिसर्च वो कर रहे हैं, पता लगाने की कोशिश वो कर रहे हैं कि किस तरीके से जो कार्यक्रम है उसमें लोग बढ़ चढ़ के भाग लें, स्कूली लोग बढ़ चढ़ के भाग लें, उसकी संभावना को बढ़ाया जा सके। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर 3 हमारा क्या हो जाएगा, इसका राइट आंसर हो जाएगा। बढ़ते हैं अगले प्रश्न पे। शिक्षण प्रभावशीलता को प्रभावित करने वाले सबसे शक्तिशाली कारकों में से एक संबंधित है। देश की सामाजिक व्यवस्था, समाज की आर्थिक स्थिति, प्रचलित राजनीतिक व्यवस्था या फिर शैक्षिक प्रणाली। तो शिक्षण प्रभावशीलता को सबसे ज़्यादा प्रभावशाली कारक इनमें से कौन सा होगा? देखिए, देश की सामाजिक व्यवस्था का शिक्षण पे इतनी प्रभावशीलता नहीं पड़ने वाली है, ना ही समाज की आर्थिक। देखिए, ये सभी यूज़फुल हैं एक तरीके से, ऐसा नहीं है कि ये यूज़फुल नहीं है, ये भी यूज़फुल है, ये भी यूज़फुल है, लेकिन बहुत सबसे ज़्यादा हमसे पूछा, सबसे ज़्यादा प्रभावित करने वाला। ठीक है, प्रचलित राजनीतिक व्यवस्था भी नहीं है। देखिए, शैक्षिक प्रणाली, याद रखिएगा, अगर आपका हमारे देश में ज़्यादा से ज़्यादा लोग एजुकेटेड होंगे, उससे फ़ायदा क्या होगा? तो लोग क्या होंगे, स्टीरियोटाइप पे भरोसा नहीं करेंगे। पहली बात ये, देश की आर्थिक स्थिति सुधरेगी क्योंकि फिर वो जॉब ओरिएंटेड भी होंगे, रेदर देन वो कि खाली बैठे रहे, जॉब करने की कोशिश, मतलब कुछ ना कुछ करने की कोशिश करेंगे। दूसरी बात ये है कि देश की सामाजिक व्यवस्था भी इसमें सुधार आएगा क्योंकि सोच में सुधार आएगा। ठीक है, तो शैक्षिक प्रणाली इसका क्या है, एक महत्वपूर्ण बिंदु है या सबसे महत्वपूर्ण बिंदु है इसमें। ठीक है, बढ़ते हैं अगले प्रश्न पे। क्रियात्मक अनुसंधान करते समय चरणों का सामान्य क्रम क्या है? यानी कि एक्शन रिसर्च जब हम करते हैं तो जनरल आप कह सकते हैं एक तरीके से जो आपकी मतलब क्रोनोलॉजिकल जो ऑर्डर होगा वो कैसा होगा? चिंतन करें, निरीक्षण करें, योजना बनाएं या कार्य करें। देखिए, सबसे पहले आप लोग समझते हैं, सबसे पहले कोई भी चीज़ प्लान बनाई जाती है सबसे पहले, यानी कि योजना बनाएंगे सबसे पहले। ठीक है, तो देख लेते हैं पहले दूसरा ऑप्शन भी, योजना बनाना, कार्य करना, निरीक्षण करना, चिंतन करना। ये भी कहीं हद तक सही है। अगला है योजना बनाना, चिंतन करना, निरीक्षण करना, कार्य करना, और लास्ट है कार्य करना, निरीक्षण करना, योजना बनाना या फिर चिंतन करना। तो क्रियात्मक अनुसंधान करते समय सामान्य क्रम जो होना चाहिए वो क्या होना चाहिए? देखिए, सबसे पहले योजना बनाएंगे, योजना बनेगी तो उस पर कार्य किया जाएगा, फिर निरीक्षण किया जाएगा, उसके बाद चिंतन किया जाएगा। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर बी हमारा क्या हो जाएगा, इसका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, बढ़ते हैं अगले प्रश्न पे। अगला प्रश्न हमारे पास है, शिक्षक शिक्षण को आसान बनाने के लिए दृश्य श्रव्य सामग्री का क्या करता है, दृश्य सामग्री का क्या करता है, उपयोग करता है। ये टीचिंग लर्निंग मटेरियल से क्वेश्चन है। एक साधारण, ऑप्शन नंबर बी है अधिक जानकार, सी है तेज, और डी है दिलचस्प। ठीक है, मतलब कहने का मतलब ये है कि शिक्षा जो टीचर है वो टीचिंग के वक्त क्या कर रहा है, विजुअल एड्स का कहीं ना कहीं यूज़ कर रहा है। तो क्यों कर रहे हैं वो यूज़? ठीक है, मतलब उसको और ज़्यादा इफेक्टिव बनाना हो सकता था इसका ऑप्शन, लेकिन अधिक जानकार के रखा है, यानी कि मोर नॉलेजेबल बनाना, या सिंप्लीफाइड बनाना, या तेज बनाना, या फिर दिलचस्प। तो देखिए, उसको इंटरेस्टिंग वे में रिप्रेजेंट करना चाहता है टीचर, इंटरेस्टिंग वे में रिप्रेजेंट करेगा तो मोर यूज़फुल होगा। ठीक है, बढ़ते हैं अगले प्रश्न पे। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा कथन सबसे उपयुक्त है? ठीक है, अब ये है सीधी सीधी सी बात है, टीचर में क्वालिटीज़ ऑफ टीचर करके एक टॉपिक दिया है, वहाँ से है। शिक्षक पढ़ा सकते हैं, शिक्षक की मदद से विद्यार्थी में सीखने की इच्छा पैदा हो सकती है, व्याख्यान विधि का उपयोग सोच विकसित करने के लिए किया जा सकता है, या फिर अगला है शिक्षक जन्मजात होते हैं। ठीक है, तो देखिए, इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, शिक्षक कोई जन्मजात तो होते नहीं हैं। ठीक है, शिक्षक पढ़ा सकते हैं, हाँ बिल्कुल पढ़ा सकते हैं, लेकिन ये कोई बेस्ट एक स्टेटमेंट निकल के नहीं आ रहा है। शिक्षक की मदद से विद्यार्थी में सीखने की इच्छा पैदा हो सकती है, बिल्कुल। अगर एक शिक्षक अच्छे से पढ़ाए, इंटरेस्टिंग वे में चीज़ों को रिप्रेजेंट करे, तो होता है कि ऐसा होता है कि बच्चा क्लास में ही सीखने लगता है। ठीक है, और व्याख्यान विधि का उपयोग सोच विकसित करने के लिए किया जाता है, नहीं, ज़रूरी नहीं है। ठीक है, बढ़ते हैं अगले प्रश्न पे। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन शिक्षण कौशल में शामिल है? यानी कि टीचिंग जो स्किल्स होती हैं उसमें इनमें से कौन है इंक्लूड? ब्लैक बोर्ड लेखन, पूछताछ, व्याख्या करना, या उपरोक्त सभी। तो इंक्वायरी, डेमोन्स्ट्रेट करना, या ब्लैक बोर्ड में लिखना, या फिर ऑल ऑफ दीज। ठीक है, तो देखिए, शिक्षण कौशल में इनमें से कौन सा शामिल है, यानी कि टीचिंग आप कह सकते हैं स्किल इनमें से कौन सी है? तो देखिए, सभी ब्लैक बोर्ड, अगर आप ब्लैक बोर्ड में अच्छा लिख रहे हैं, साफ लिख रहे हैं, इफेक्टिव आप हैंड राइटिंग आप यूज़ कर रहे हैं, उससे ही बच्चे को समझ में आएगा।
ठीक है। अब आप पढ़ाने के दौरान बीच बीच में क्वेश्चन भी पुट ऑन करते रह रहे हैं, तो उससे ही बच्चों को समझ आएगा। ये नहीं कि आप खाली पढ़ाते जा रहे हैं, बच्चों से कोई क्रॉस क्वेश्चनिंग नहीं कर रहे, तो उन्हें कुछ समझ में नहीं आने वाला है, तो फिर तो खाली एक बोरिंग क्लास चलेगी ना। अगर आप क्वेश्चन आंसर पुट अप करेंगे तो बच्चा ज़्यादा बेहतर तरीके से समझ पाएगा। व्याख्या करना, अगर आप कोई चीज़ है पर्टिकुलर पॉइंट को काफ़ी अच्छे तरीके से व्याख्यान कर रहे हैं उसका, तो बच्चे को ज़्यादा समझ में आएगा। तो उपरोक्त सभी इसका एक राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, बढ़ते हैं अगले प्रश्न पे। अगला प्रश्न है, उच्च शिक्षा स्तर पर शिक्षक की भूमिका है, यानी कि हायर एजुकेशन लेवल पे एक टीचर की क्या इंपॉर्टेंस है। ठीक है, क्या रोल प्ले करता है टीचर। छात्रों को जानकारी प्रदान करना, छात्रों में स्व शिक्षण को बढ़ावा देना, छात्रों के बीच स्वस्थ प्रतिस्पर्धा को प्रोत्साहित करना, छात्रों को उनकी व्यक्तिगत समस्याओं को हल करने। ठीक है, यानी कि आप खाली एक नॉलेज प्रोवाइड करेंगे बच्चों को, या आप उनमें सेल्फ, एक तरीके से कह सकते हैं सेल्फ टीचिंग को आप इंक्रीज़ करेंगे। ठीक है, उसके बाद है आप उनके बीच में मतलब एज अ कॉम्पिटिटर उनको बना देंगे, कंपटीशन उनके बीच में क्रिएट करवाएंगे, या फिर उनकी इंडिविजुअल प्रॉब्लम्स जो हैं उनको सॉल्व करने की आप क्या करेंगे, कोशिश करेंगे। तो इसमें से निम्न में से आपको क्या लगता है कि एक उच्च शिक्षा स्तर पर शिक्षक की भूमिका क्या होनी चाहिए। तो देखिए, उच्च शिक्षा स्तर पर शिक्षक की जो भूमिका है वो क्या होनी चाहिए, छात्रों में स्व शिक्षण को बढ़ावा देना, यानी कि उनमें सेल्फ लर्निंग और सेल्फ बेस्ड लर्निंग क्या हो, डेवलप हो, खुद पढ़ें, वो खुद समझें, खुद को भी चीज़ें बताएं वो। ठीक है, बढ़ते हैं अगले प्रश्न पे। अगला प्रश्न है, साइट का तात्पर्य है अंतर्राष्ट्रीय प्रौद्योगिकी और इंजीनियरिंग प्रणाली, सैटेलाइट, इंस्ट्रक्शनल टेलीविज़न प्रयोग, दक्षिण भारतीय व्यापार एस्टेट, या फिर राज्य प्रौद्योगिकी और इंजीनियरिंग संस्थान। ठीक है, इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा सैटेलाइट इंस्ट्रक्शनल टेलीविज़न प्रयोग। ठीक है, ये साइट का क्या है, फुल फॉर्म है। बढ़ते हैं अगले प्रश्न पे। अगला प्रश्न हमारे पास है, शिक्षण में सबसे कम महत्वपूर्ण कारक कौन सा है। ठीक है, सबसे लीस्ट इम्पॉर्टेंट कंपोनेंट इनमें से कौन सा है टीचिंग में। छात्रों को दंडित करना, कक्षा में अनुशासन बनाए रखना, प्रभावशाली ढंग से व्याख्यान देना, या ब्लैक बोर्ड पर रेखा चित्र और आरेख बनाना। ठीक है, तो देखिए प्रभावशाली ढंग से व्याख्यान देना तो अच्छी बात है, ब्लैक बोर्ड पर आप रेखा चित्र और आरेख, यानी कि आप ड्राइंग वगैरह जो भी है, या आप कह सकते हैं मैपिंग वगैरह करके बता रहे हैं बच्चों को, ये भी सही है। कक्षा में अनुशासन बनाए रखना, हाँ मतलब इतना कि बच्चे पढ़ सके, समझ सके, और लेकिन छात्रों को दंडित करना जो है ये गलत है, तो ये महत्वपूर्ण कारक नहीं है। ठीक है, आप लोगों को याद होगा आरटी धारा 17 में बात की गई है, कॉर्पोरल पनिशमेंट क्या है, बैन है, यानी कि आप बच्चे को दंड नहीं दे सकते। बढ़ते हैं अगले प्रश्न पे। सूक्ष्म शिक्षण विद्यार्थी शिक्षक के लिए सबसे अधिक प्रभावी है। माइक्रो टीचिंग जो है वो स्टूडेंट टीचर के लिए सबसे ज़्यादा इफेक्टिव है, क्यों और किस समय है। अभ्यास शिक्षण के दौरान, यानी कि जब टीचिंग हो चुकी है, मतलब जब टीचिंग चल रही है उसके बाद, अभ्यास के बाद मतलब दौरान मतलब उसी के आसपास चल रहा है, आप कह सकते हैं इंटरेक्टिव फेज कह सकते हैं इसे। उसके बाद है अभ्यास के बाद, यानी कि आफ्टर टीचिंग। अभ्यास शिक्षण से पहले, यानी कि बिफोर टीचिंग, या उपरोक्त में से कोई नहीं। तो देखिए, सबसे ज़्यादा प्रभावी कब हो सकता है सूक्ष्म शिक्षण। तो सबसे ज़्यादा प्रभावी सूक्ष्म शिक्षण कब होगा, जब अभ्यास शिक्षण के दौरान, यानी कि आप बच्चे से इंटरेक्शन कर रहे हैं। ठीक है, उस टाइम पे आप सबसे ज़्यादा क्या कर रहे हैं, इफेक्टिवली अपनी चीज़ें बच्चे तक पहुंचा पा रहे हैं, बच्चा भी आपसे कुछ चीज़ पूछ पाएगा। तो ये अभ्यास शिक्षण के दौरान वाला जो फेज़ है सबसे ज़्यादा क्या होता है, इफेक्टिव होता है। अगला क्वेश्चन हमारे पास है, निम्नलिखित में से कौन सा शिक्षक आपको सबसे अधिक पसंद आएगा। समयनिष्ठ, अनुसंधान योग्यता होना, प्रेम करना और उच्च आदर्शवादी दर्शन रखना, और नेक्स्ट है जो अक्सर अपने छात्रों का मनोरंजन करता है। तो देखिए कौन सा शिक्षक है जो सबसे ज़्यादा आपको पसंद आएगा, ये इस प्रश्न में पूछा गया है। तो देखिए समयनिष्ठ, यानी कि मतलब टाइम का बाउंडेड एक तरीके से टीचर, ठीक है ये भी, लेकिन इतना ज़्यादा भी अच्छा गुण नहीं है, इससे बेहतर भी हो सकती हैं चीज़ें। प्रेम करना और उच्च आदर्शवादी दर्शन रखना, ठीक है, लेकिन इससे बेहतर भी कुछ हो सकता है। जो अक्सर अपने छात्रों का मनोरंजन करता हो, अनुसंधान योग्यता होना, ऐसा टीचर जो रिसर्च करने के लिए भी प्रॉपर क्या रहे, तैयार रहे, कहीं पे कुछ नया हो तो वो जानने के लिए भी क्या रहे, तैयार रहे। ठीक है, बढ़ते हैं अगले प्रश्न पे। अगला प्रश्न हमारे पास है, मूल्य शिक्षा विद्यार्थी को बनाती है। तो मतलब वैल्यू एजुकेशन जो होती है वो बच्चे में क्या बढ़ाती है, इवन अलग से टॉपिक भी है सिलेबस में कहीं मेंशन। अच्छा नागरिक, सफल व्यवसायी, लोकप्रिय शिक्षक, या कुशल प्रबंधक। ठीक है,
तो मूल्य शिक्षा जो होती है वो बच्चे को क्या बनाएगी? अगर आप वैल्यू एडेड एजुकेशन बच्चे को दे रहे हैं तो उसे अच्छा नागरिक बनाएगी। और याद रखिएगा, एक कुशल प्रबंधक, लोकप्रिय शिक्षक, सफल व्यवसायी, सभी से ज़्यादा ज़रूरी क्या है? एक अच्छा नागरिक होना, जिसमें क्या हो? वैल्यू हो देश के प्रति भी। वो क्या होगा? एक अच्छा नागरिक बनेगा। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर हो जाएगा। बढ़ते हैं अगले प्रश्न पे। मूल्य शिक्षा प्रदान करने का सबसे अच्छा तरीका है? धार्मिक ग्रंथों पर चर्चा, मूल्यों पर व्याख्यान प्रवचन, मूल्यों पर सेमिनार या संगोष्ठी, या फिर मूल्यों पर परामर्श या चिंतन सत्र। तो देखिए, अगर आपको वैल्यूज एजुकेशन के अंदर डालनी है, मॉरलिटी, एथिकली बच्चे को चीज़ें समझानी है, तो आपको क्या करना चाहिए? मूल्यों पर खाली व्याख्यान देने से तो काम नहीं बनेगा, धार्मिक ग्रंथों पर चर्चा करने से भी नहीं बनेगा, क्योंकि रिलीजियस चीज़ें, तो रिलीजियस बिलीफ सबके अलग अलग हो सकते हैं कि स्कूल में सेम ही रिलीजन के बच्चे नहीं पढ़ते हैं। ठीक है, तो मूल्यों पर सेमिनार या संगोष्ठी करके भी कुछ नहीं होगा। हाँ, मूल्यों पर अगर आप परामर्श करेंगे, चिंतन सत्र रखेंगे प्रॉपर, ठीक है, क्योंकि गाइडेंस एंड काउंसलिंग जो है एक महत्वपूर्ण हिस्सा है किसी बच्चे के शिक्षा का, उसके दौरान अगर आप ये करेंगे तो ये ज़्यादा बेहतर रहेगा। बढ़ते हैं अगले प्रश्न पे। अगला प्रश्न है, सरकार ने संसद के एक अधिनियम द्वारा विश्वविद्यालय अनुदान आयोग की स्थापना किस वर्ष की? 1980 में, 1948 में, 1950 में, या फिर 1956 में? ठीक है, तो आई होप ये आप लोगों को पता होगा। देखिए, यूजीसी की स्थापना की गई थी, कब की गई थी यूजीसी की स्थापना? 1956। ठीक है, अगर इस तरीके के ऑप्शन आएंगे तो आप 1956 कहेंगे। ठीक है, 1948 में राधाकृष्ण आयोग आप लोगों को याद ही होगा, आई होप। बढ़ते हैं अगले प्रश्न पे। वह विश्वविद्यालय जो अपने स्वयं के चैनल के माध्यम से इंटरेक्टिव शैक्षिक कार्यक्रमों का प्रसारण करता है, वो कौन सा है? BR अम्बेडकर मुक्त विश्वविद्यालय हैदराबाद, इग्नू पुणे विश्वविद्यालय, या अनामलाई विश्वविद्यालय? एजुकेशन जो एक टॉपिक डाला गया सिलेबस में, वहाँ से क्वेश्चन है। तो ऐसा विश्वविद्यालय जो अपने स्वयं के चैनल के माध्यम से इंटरेक्टिव शैक्षिक कार्यक्रमों का प्रसारण करता है, इसका नाम है इग्नू। ठीक है, इवन याद रखिएगा, आपका जो ज्ञान दर्शन है वो भी क्या है? इग्नू का भी उसके अंदर क्या है? टाई अप है। पेपर में आ सकता है क्वेश्चन, प्रसार भारती, इग्नू, INB यूनिवर्सिटी। ठीक है, और एक और है, कौन सा है आप कमेंट सेक्शन में बताइएगा। बढ़ते हैं अगले प्रश्न पे, अगर है तो। ठीक है, अगला प्रश्न है, समावेशी शिक्षण अधिगम हेतु निम्नलिखित में से कौन सा सर्वाधिक महत्वपूर्ण है? यानी कि आपको अगर इंक्लूसिव टीचिंग लर्निंग करनी है तो सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट कौन सा है? शैक्षिक प्रौद्योगिकी, शिक्षण प्रौद्योगिकी, सहयोगात्मक प्रौद्योगिकी, या फिर संप्रेषण प्रौद्योगिकी? तो देखिए, सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट जो है इनमें से वो है शैक्षिक प्रौद्योगिकी। यानी कि अभी देखिए, शिक्षा में नई नई चीज़ें इन्वॉल्व होती जा रही हैं। संचार प्रौद्योगिकी या संप्रेषण प्रौद्योगिकी इसके अंदर ऑलरेडी आ जाएगी, सहयोगात्मक प्रौद्योगिकी भी ऑलरेडी आ जाएगी। इंक्लूसिव एजुकेशन यानी कि समावेशी शिक्षा के अंदर है, अगर आप क्या कर रहे हैं, एजुकेशन टेक्नोलॉजी को इम्प्रूवमेंट कर रहे हैं उसका, नई नई चीज़ें इसमें इंक्लूड करा रहे हैं, तो डिसेबल्ड बच्चों को यहाँ पे कोई प्रॉब्लम फिर नहीं आएगी, क्योंकि बेसिकली मतलब हर तरीके के बच्चे को क्या होगी? कहीं ना कहीं सुविधा होगी। ठीक है, इससे ब्लेंडेड और मिक्स टाइप ऑफ लर्निंग भी ये हो जाएगी। बढ़ते हैं अगले प्रश्न पे। अगला प्रश्न है, अधिगम हेतु आकलन निम्न में से किस पर बल देता है? अधिगम वर्धन हेतु, विषय वस्तु की पारंगतता जानने हेतु आकलन, शिक्षार्थियों के प्रमाणन हेतु आकलन, या शिक्षार्थियों को ग्रेड करने हेतु आकलन? ठीक है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा, देखिए, अधिगम हेतु आकलन जो होता है वो अधिगम वर्धन हेतु आकलन किया जाता है। यानी कि लर्निंग को इंक्रीज करने के लिए जो असेसमेंट किया जाता है वो अधिगम हेतु आकलन है। ठीक है, बढ़ते हैं अगले प्रश्न पे। अगला प्रश्न हमारे पास है, सृजनात्मकता निम्न में से किसके परीक्षण पर अधिक बल देती है? यानी कि क्रिएटिविटी इनमें से किस मतलब आप कह सकते हैं एक तरीके से टेस्ट पर अधिक बल देती है, या फिर चिंतन पे अधिक बल देती है? तो समान चिंतन, प्रगतिशील चिंतन, अभिसारी चिंतन, या अपसारी चिंतन? ठीक है, तो क्रिएटिविटी जो होती है वो कहीं ना कहीं किसको? अपसारी चिंतन को क्या देती है? बढ़ावा देती है। आप लोग समझते भी होंगे, ब्रेनस्टॉर्मिंग भी आपने पढ़ी है जो कि ऑसबॉर्न के द्वारा दी गई है। साथ ही साथ क्रिएटिविटी जो है कहीं ना कहीं क्या करती है? डाइवर्जेंट थिंकिंग को क्या करती है? प्रमोट करती है। ओरिजिनलिटी, फ्लुएंसी जो है बच्चे की, उस पर मौलिकता पे ज़्यादा ध्यान देती है। ठीक है, तो अपसारी चिंतन इसका एक राइट आंसर हो जाएगा। बढ़ते हैं अगले प्रश्न पे। थॉर्नडाइक के अनुसार अधिगम का द्वितीयक नियम निम्नलिखित में से कौन सा है? तत्परता नियम, अभ्यास नियम, आंशिक गतिविधि सिद्धांत, या फिर प्रभाव का नियम? ठीक है,
तो इसका राइट आंसर देखिए, आप लोगों को पता है थॉर्नडाइक के द्वारा 3 प्राइमरी लॉस दिए गए थे और 5 सेकेंडरी लॉस दिए गए थे, ठीक है। यानी कि 3 मुख्य नियम और 5 गौण नियम। मुख्य नियम क्या थे? लॉ ऑफ एक्सरसाइज, ठीक है, यानी कि अभ्यास का नियम, लॉ ऑफ रेडीनेस यानी कि तत्परता का नियम, और लॉ ऑफ इफेक्ट। ये 3 तो प्राइमरी लॉज हैं। फिर 5 सेकेंडरी लॉज थे, जिसमें से था लॉ ऑफ पार्शियल एक्टिविटी, लॉ ऑफ मल्टीपल रिस्पॉन्स यानी कि बहु प्रतिक्रिया का नियम आप कह सकते हैं, लॉ ऑफ एनालॉगी, लॉ ऑफ एसोसिएटिव शिफ्टिंग, ठीक है, और लॉ ऑफ स्टिमुलस भी एक इसको कहते हैं, कहीं कहीं जगह पे नाम अलग अलग आपको मिल जाएंगे। तो इस तरीके से उन्होंने 5 चीज़ें बताई थी। तो आंशिक गतिविधि क्या हो जाएगा? हमारा राइट आंसर इसका हो जाएगा, ठीक है। बढ़ते हैं अगले प्रश्न पे। निम्न में से किसे भारतीय शिक्षा का महाधिकार पत्र कहा गया है? भारतीय विश्वविद्यालय अधिनियम 1904, हंटर आयोग प्रतिवेदन, सार्जेंट योजना, या 1854 का शिक्षा प्रेषण, जिसे डिस्पैच भी कहा जाता है। तो इसका राइट आंसर आपका हो जाएगा 1854 का शिक्षा प्रेषण डिस्पैच जो है, इसे भारतीय शिक्षा का महाधिकार पत्र भी कहा जाता है, ठीक है। बढ़ते हैं अगले प्रश्न पे। विश्वविद्यालय शिक्षा आयोग को इस नाम से भी जाना जाता है: मुदालियार आयोग, राधाकृष्णन आयोग, कोठारी आयोग, या माध्यमिक शिक्षा आयोग। तो याद रखिएगा, मुदालियार आयोग को जाना जाता है माध्यमिक शिक्षा आयोग के नाम से, जो कि 1952 से 53 तक आया। लक्ष्मी स्वामी मुदालियार जी की अध्यक्षता पे इसमें कार्य हुआ था, ठीक है। बहुत सारी इसने बात करी, मल्टी डिसिप्लिनरी स्कूल या मल्टी डिसिप्लिनरी या मल्टीपर्पज़ स्कूल कह सकते हैं, मल्टीपर्पज़ कहना ज़्यादा सही है, बहुउद्देशीय स्कूल की स्थापना करी जानी चाहिए। ये सारी चीज़ें इसके अंतर्गत बात की गई थी। बात करें राधाकृष्णन आयोग की, तो 1948 के आसपास आया था, क्या इसी आसपास आया था? कमेंट सेक्शन में बताइएगा। तो विश्वविद्यालय शिक्षा आयोग को भी इसके नाम से जाना जाता है, क्योंकि इसने क्या किया था? विश्वविद्यालय लेवल पे, यूनिवर्सिटी लेवल पे सुधार करने की उस टाइम पे बात की थी, ठीक है। तो विश्वविद्यालय शिक्षा आयोग को राधाकृष्ण आयोग के नाम से जाना जाता है। कोठारी आयोग को किस नाम से जाना जाता है? नेशनल एजुकेशन कमीशन, यानी कि राष्ट्रीय शिक्षा आयोग। बहुत बच्चे इसमें कंफ्यूज हो जाते हैं हंटर आयोग में। हंटर आयोग जो है उसे इंडियन एजुकेशन कमीशन कहा जाता है, ठीक है। नेशनल अलग है, इंडियन अलग है। बढ़ते हैं अगले प्रश्न पे। अगला प्रश्न है, प्रोफेशनल नॉर्म्स ऑफ टीचर एजुकेशन आर डेवलप्ड बाई, यानी कि टीचर की शिक्षा से रिलेटेड जितने भी प्रोफेशनल नॉर्म्स होते हैं वो किसके द्वारा बनाए जाते हैं? एनसीटीई, इग्नू, यूजीसी, या फिर एनसीईआरटी। तो ये बनाए जाते हैं एनसीटीई द्वारा, नेशनल काउंसिल फॉर टीचर एजुकेशन। याद रखिएगा, इग्नू का फुल फॉर्म कमेंट सेक्शन में बताइएगा। यूजीसी की स्थापना बताइएगा। 1953 और 1956 आपको 2 चीज़ें याद होंगी, आई होप, ठीक है। एक में कब इसको स्वायत्त, एक मतलब पर्टिकुलरली संवैधानिक रूप दे दिया गया, और एक जिसमें नहीं दिया गया था। और एनसीईआरटी का 1961, ठीक है। बढ़ते हैं अगले प्रश्न पे। थर्स्टन के अनुसार बुद्धि का प्राथमिक कारक है, यानी कि प्राइमरी फैक्टर क्या है थर्स्टन के अनुसार, ठीक है। तो स्थानिक योग्यता, सहचारी स्मृति, समस्या समाधान, प्रत्यक्षीकरण गति, या फिर तर्क शक्ति। तो नीचे दिए गए विकल्पों में से आपको सही उत्तर का चयन करना है, ठीक है। तो ऑप्शन है आपके पास केवल बी, यानी कि सहचारी स्मृति, केवल ए और सी, या फिर केवल ए और ई, और या फिर केवल ई, ठीक है। तो देखिए, इसने जो प्राइमरी कारक बताए हुए हैं थर्स्टन ने, देखिए थर्स्टन ने कितने तरीके की बात करी है। थर्स्टन की ग्रुप फैक्टर थ्योरी जो है वो 7 चीज़ों के बारे में बात करती है। कमेंट सेक्शन में बताइएगा वो 7 चीज़ें कौन कौन सी हैं, ठीक है। अभी फ़िलहाल इस कॉन्टेक्ट के हिसाब से केवल ए और ई हमारा क्या हो जाएगा? राइट आंसर हो जाएगा। स्थानिक योग्यता और तर्क शक्ति, ठीक है, प्राथमिक कारक के अंतर्गत आ जाएंगे। तो अब यहाँ से जीके आपकी थोड़ा जीएस स्टार्ट हो रही है। किस भारतीय एथलीट को एथलेटिक्स में अपनी असाधारण गति के लिए फ्लाइंग सिख के रूप में जाना जाता है? ठीक है, ऑप्शन है आपके पास पीटी उषा, मनोज तिवारी, या फिर नीरज चोपड़ा, या फिर मिल्खा सिंह। आई होप ये बहुत सारे लोगों को पता होगा। फ्लाइंग सिख के रूप में जाने जाते हैं मिल्खा सिंह, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर डी हमारा क्या हो जाएगा? राइट आंसर हो जाएगा। और नीरज चोपड़ा तो आप लोगों को पता ही होगा, जेवलिन थ्रो में गोल्ड मिला इनको, है ना। बढ़ते हैं अगले प्रश्न पे। अगला क्वेश्चन है, कौन सा भारतीय बैडमिंटन खिलाड़ी इस खेल में ओलंपिक पदक जीतने वाला पहला भारतीय बना? किदाम्बी श्रीकांत, पीवी सिंधु, साइना नेहवाल, या फिर प्रकाश पादुकोण। तो याद रखिएगा साइना नेहवाल हैं जिन्हें मिला था, ठीक है। कौन से ईयर में मिला था कमेंट सेक्शन में बताइएगा। मैं ऑप्शन दे देती हूँ, 2012, 2008,
2005 या 2007। ठीक है, प्रकाश पादुकोण दीपिका पादुकोण जी के पापा हैं, ये भी खेलते थे बैडमिंटन। बढ़ते हैं अगले प्रश्न पे। अगला प्रश्न हमारे पास है 1983 में भारत को पहली बार क्रिकेट विश्व कप जिताने में किसकी कप्तानी थी? कपिल देव, सुनील गावस्कर, सचिन तेंदुलकर या सौरव गांगुली। ठीक है, क्रिकेट से क्वेश्चन है। तो 1983 में भारत को पहली बार क्रिकेट विश्व कप जिताने में जो कैप्टन थे वो कौन थे? कपिल देव थे। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर ए विल बी द राइट आंसर। बढ़ते हैं अगले प्रश्न पे। ज्ञान और दीर्घायु के प्रतीक के आकार का भारत रत्न पदक प्रकृति से प्रेरणा लेता है। यह किस पत्ते जैसा दिखता है? तो आम के पत्ते जैसा, पीपल, बरगद या फिर अशोक। ठीक है, तो ज्ञान और दीर्घायु के प्रतीक के जो आकार का भारत रत्न है, भारत रत्न जो है बेसिकली उसमें किसका पत्ता बना रहता है इनमें से, ये पूछा गया है। तो पीपल का पत्ता उसके अंतर्गत बना रहता है। तो ऑप्शन नंबर बी हमारा क्या हो जाएगा? एक राइट आंसर हो जाएगा। एक और चीज़, आपकी सिलेबस में फेमस इंडियन जो बुक्स हैं वो भी हैं, तो थोड़ा सा बात कर लेते हैं यहाँ पे इनसे रिलेटेड, क्योंकि ये बहुत महत्वपूर्ण है सभी के सभी। तो देखिए, कपिल देव जो है, कपिल देव की एक किताब है, बहुत फेमस किताब है, फ्रीडम फ्रॉम द हर्ट। याद रखिएगा, फ्रीडम फ्रॉम द हर्ट। ठीक है, ये है कपिल देव की किताब, याद रखिएगा। अगला बात कर लेते हैं सुनील गावस्कर की। तो सुनील गावस्कर की फेमस किताब है आइडल्स। ठीक है, आइडल्स सुनील गावस्कर की फेमस किताब है, याद रखेंगे। बात कर लेते हैं अगली सचिन तेंदुलकर की। दोबारा बता दूं, कपिल देव की फेमस किताब है फ्रीडम फ्रॉम द हर्ट। और यहाँ पे बात करें सुनील गावस्कर की, तो इनकी फेमस किताब है आइडल्स। और अगली बात करें सचिन तेंदुलकर की, तो सचिन तेंदुलकर की फेमस किताब है प्लेइंग इट माई वे। ठीक है, दोबारा बता रही हूँ, प्लेइंग इट माई वे। और लास्ट बात करें हम सौरव गांगुली की, तो सौरव गांगुली की फेमस किताब है अ सेंचुरी इज़ नॉट इनफ। अ सेंचुरी इज़ नॉट इनफ। ठीक है, बढ़ते हैं अगले प्रश्न पे। ये क्वेश्चन मैंने आपको करा दिया है, इस प्रश्न पे पढ़ते हैं। भारत रत्न पुरस्कार प्राप्त करने वाले एकमात्र उद्योगपति कौन है? अजीज प्रेम जी, इसका फाउंडेशन आपने सुना होगा, अजीज प्रेम जी फाउंडेशन। राहुल बजाज, JRD टाटा या धीरूभाई अंबानी। तो इसका राइट आंसर है JRD टाटा। ठीक है, ऑप्शन नंबर सी। बढ़ते हैं अगले प्रश्न पे। भारत रत्न पाने वाले पहले व्यक्ति कौन थे जो भारतीय नागरिक नहीं थे? पहली बात, थोड़ा बात कर लेते हैं भारत रत्न की। हमारे देश का सर्वोच्च पुरस्कार है भारत रत्न। ठीक है, याद रखिएगा, भारत रत्न। दूसरे बारे में बात करूं तो दूसरा सर्वोच्च कौन सा है? एक तो आपका भारत रत्न है, दूसरे आपको मिलते हैं पद्म पुरस्कार। ठीक है, पद्म पुरस्कार में 3 है। पद्म विभूषण, देखिए जिसका बड़ा नाम है सबसे पहले वो है पद्म विभूषण। ठीक है, फिर है पद्म भूषण, फिर है पद्म श्री। ठीक है, तो पद्म विभूषण, पद्म भूषण, वी हटा दीजिए, भूषण, और पद्म श्री। ठीक है, ये 3 हमारे देश में दूसरे नंबर पे आते हैं। पद्म विभूषण दूसरे नंबर पे हो गया, फिर इसके अंदर पद्म भूषण, फिर पद्म श्री। ठीक है, तो ये भी हम इसके साथ साथ याद रखेंगे, पेपर की दृष्टि से महत्वपूर्ण है। और अब देख लीजिए यहाँ पे भारत रत्न प्राप्त करने वाले पहले व्यक्ति कौन थे जो भारतीय नागरिक नहीं थे? खान अब्दुल गफ्फार खां, नेल्सन मंडेला, मदर टेरेसा, दलाई लामा। ठीक है, तो देखिए ये सभी जो हैं आपको जो दिए गए हैं सभी को प्राप्त हुआ है भारत रत्न, लेकिन इनमें से कौन थे जो पहले थे, ये आपसे पूछा गया है, और वो भी जो भारतीय नागरिक नहीं थे। तो खान अब्दुल गफ्फार खां जो थे ये भारतीय नागरिक नहीं थे, इन्हें भी प्राप्त हुआ है। बढ़ते हैं अगले प्रश्न पे। अपनी मनमोहक आवाज और भारतीय शास्त्रीय संगीत में योगदान के लिए प्रसिद्ध किस महान संगीतकार को 1999 में भारत रत्न से सम्मानित किया गया था? लता मंगेशकर, रविशंकर, भीमसेन जोशी या उस्ताद अमजद अली खान। ठीक है, तो बी रविशंकर जी को 1999 में भारत रत्न से क्या किया गया था? सम्मानित किया गया था, जो कि हमारे देश का सर्वोच्च पुरस्कार है। ठीक है, बढ़ते हैं अगले प्रश्न पे। भारत रत्न से सम्मानित भारत के मिसाइल मैन के नाम से प्रसिद्ध व्यक्ति कौन से हैं? देखिए ये तो बहुत ही प्रसिद्ध हैं और आप लोग सभी ने जानते हैं, काफ़ी सभी प्यार भी करते हैं इनसे। सत्येंद्रनाथ बोस, विक्रम साराभाई, सतीश धवन या APJ अब्दुल कलाम। इस प्रश्न का राइट आंसर क्या है? APJ अब्दुल कलाम। विंग्स ऑफ फायर इनकी बहुत ज़्यादा क्या है, फेमस किताब। साथ ही साथ अगर बात करें इग्नाइटेड माइंड्स, इनकी बहुत ज़्यादा फेमस किताब है। 2020 इनकी एक फेमस किताब है APJ अब्दुल कलाम की। ठीक है, तो ये सारी याद रखेंगे हम।
तो आपके सिलेबस में जो साइंटिफिक डिस्कवरीज हैं उनसे रिलेटेड भी बात है। तो सत्येंद्रनाथ बोस जी जो हैं बोस आइंस्टीन कंडेंसेशन से रिलेटेड हैं, ठीक है। और इन्हें कमेंट सेक्शन में बताइएगा इन्हें भारत रत्न मिला है कि नोबेल मिला है और कितने कौन से ईयर में मिला है। दूसरी बात की जाए विक्रम साराभाई की, तो आप लोगों को पता ही होगा इसरो, ठीक है। इसरो की शुरुआत की इन्होंने कहीं ना कहीं। बात करें सतीश धवन की, तो सतीश धवन जो है इन्होंने भारतीय विज्ञान संस्थान जो था इसमें इन्होंने सुपरसोनिक पवन सुरंग स्थापित की थी, ठीक है। तो ये भी इन्होंने भी डिस्कवरी की थी। और एपीजे अब्दुल कलाम को तो आप जानते ही हैं, ठीक है। बढ़ते हैं अगले प्रश्न पे। अगला प्रश्न है हमारे पास, भारत रत्न पाने वाले एकमात्र एथलीट हैं सचिन तेंदुलकर, कपिल देव, मिल्खा सिंह या फिर है विराट कोहली, ठीक है। तो देखिए भारत रत्न प्राप्त करने वाले एकमात्र एथलीट के बारे में बात करें या फिर मतलब आप कह सकते हैं गेम्स जो खेलते हैं, सचिन तेंदुलकर वो हैं, ठीक है, जिन्हें भारत रत्न प्राप्त हुआ है। तो सचिन तेंदुलकर और कपिल देव की तो मैंने आपको अभी बता दी थी बुक, जैसे प्लेइंग इट माय वे और वगैरह क्या क्या इन्होंने लिखी है। अब बात कर लेते हैं मिल्खा सिंह जी और विराट कोहली की भी किताब आई है, ठीक है। तो क्या नाम है इनकी बुक्स का। बात करें अगर मिल्खा सिंह की, तो मिल्खा सिंह की जो बुक है उसका नाम है द रेस ऑफ माई लाइफ, याद रखिएगा। मिल्खा सिंह की बुक का नाम है द रेस ऑफ माई लाइफ, ठीक है। यहीं से मैं आपको मेजर ध्यानचंद की भी बता देती हूँ, गोल, बहुत फेमस किताब है। बात करें विराट कोहली की, तो विराट कोहली की भी एक फेमस किताब आई थी, वो थी ड्राइवन। उसके पीछे से लिखा है द विराट कोहली स्टोरी, ऐसे करके आपको मिल जाएगा। तो विराट कोहली की किताब है ड्राइवन। और यही बात की जाए मिल्खा सिंह की, तो रेस ऑफ माई लाइफ, ठीक है, द रेस ऑफ माई लाइफ, सॉरी। तो आई होप आपको ये सारी चीज़ समझ में आ गई हूँ। और भारत रत्न प्राप्त करने वाले एकमात्र एथलीट कौन थे, ये थे हमारे सचिन तेंदुलकर जी, ठीक है। बढ़ते हैं अगले प्रश्न पे। भारत रत्न के प्रथम प्राप्तकर्ता कौन थे। सी राजगोपालाचारी, सर्वपल्ली राधाकृष्णन, सीवी रमन या फिर उपरोक्त सभी। देखिए अब प्रथम प्राप्तकर्ता सभी तो नहीं हो सकते ना, ठीक है। तो राजगोपालाचारी इसका राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है, याद रखिएगा। साथ ही साथ सीवी रमन जो है इन्होंने रमन रेस की खोज की 1928 में, ठीक है। और 28 फरवरी को इनकी याद में ही साइंस डे मनाया जाता है। और 1930 में इन्हें नोबेल प्राइज़ मिला क्योंकि इन्होंने रमन रेस जो थी उसकी खोज की थी। स्कैटरिंग यानी कि प्रकीर्णन वगैरह जो होता है उस पर ये बेस्ड कहीं ना कहीं था, ठीक है। तो यहाँ पे सर्वपल्ली राधाकृष्णन से एक चीज़ मुझे याद आई, बहुत फेमस इनकी किताब, एक तो इंडियन फिलॉसफी और दूसरी है रिलीजन एंड सोसाइटी। तो याद रखिएगा सर्वपल्ली राधाकृष्णन जी की बहुत फेमस किताब है, कौन कौन सी है, रिलीजन एंड सोसाइटी और दूसरी है इंडियन फिलॉसफी, ठीक है। और इस प्रश्न का राइट आंसर क्या था, सी राजगोपालचारी, ठीक है। क्या गवर्नर थे क्या पहले या क्या थे, बताइएगा कॉमेंट में, ठीक है। अगला प्रश्न है, यक्षगान किस राज्य का लोक नृत्य है। केरल, तमिलनाडु, कर्नाटक या फिर तेलंगाना, ठीक है। तो यक्षगान जो है वो कर्नाटक का क्या है, लोक नृत्य है, ठीक है। ऑप्शन नंबर सी हमारा राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। 8 हमारे क्या है फेमस जो डांस हैं, ये भी आप लोगों को पता होगा, फोक डांस जो है, ठीक है। तो अगला प्रश्न है, साथ ही साथ तेलंगाना अभी बड़ा हिट हो रखा है कुछ मामलों में कि क्या यहाँ के चेंज हुए हैं, सीएम या गवर्नर, कमेंट सेक्शन में बताइएगा, ठीक है। तो किस शहर को जम्मू और कश्मीर की ग्रीष्मकालीन राजधानी के रूप में जाना जाता है। जम्मू, श्रीनगर, शिमला या फिर अनंतनाग। तो इसका राइट आंसर है श्रीनगर, ठीक है। इसके साथ ही साथ एक और चीज़ यहाँ पे, केरल जो है सबसे ज़्यादा आप कह सकते हैं सेक्स रेशियो सबसे ज़्यादा केरल में ही है, लिंगानुपात जो है, ठीक है। और हमारा जो उत्तराखंड है उसका 963 है और इंडिया का जो है 943 है सबसे ज़्यादा। क्योंकि आप ऐसे समझ सकते हैं इसको, क्योंकि लिटरेसी रेट ज़्यादा है तो लिटरेट लोग जो होते हैं वहाँ पे ऐसा देखने को मिल सकता है। इस तरीके से समझा जा सकता है कि केरल में क्या है, लिंगानुपात सबसे ज़्यादा है, ठीक है। सबसे कम कहाँ है लिंगानुपात, कमेंट सेक्शन में कमेंट करके बताइएगा। हरियाणा, बिहार, उत्तर प्रदेश, उत्तराखंड, ठीक है। बढ़ते हैं अगले प्रश्न पे, किस शहर को, ये मैंने आपको बता दिया। अगला प्रश्न है, एलिफेंट फॉल्स किस राज्य में स्थित है। मिजोरम, उड़ीसा, मणिपुर या फिर मेघालय, ठीक है। तो ये एलिफेंट फॉल्स जो है ये आपका कौन से राज्य में स्थित है, मेघालय, ठीक है। ऑप्शन नंबर डी हमारा क्या हो जाएगा, राइट आंसर हो जाएगा। आप लोगों को पता होगा नॉर्थ ईस्ट के जितने स्टेट हैं कितने हैं, 7 सिस्टर्स भी आप उन्हें कहते हैं, जिनका भाई सिक्किम को माना जाता है, ठीक है। तो
याद रखेंगे, इनकी आपको कैपिटल ही याद होनी चाहिए, और सीएम और गवर्नर से भी आप थोड़ा अपडेट रहिएगा। ठीक है, बढ़ते हैं अगले प्रश्न पे। किस राज्य की जनसंख्या सबसे अधिक है, यानी कि कौन सा ऐसा स्टेट है जहाँ की जो पॉपुलेशन है सबसे ज़्यादा है? उत्तर प्रदेश यानी कि यूपी, महाराष्ट्र, बिहार या फिर आंध्र प्रदेश। ठीक है, तो सबसे ज़्यादा जो पॉपुलेशन है कहाँ की है? उत्तर प्रदेश की है। ठीक है, बढ़ते हैं अगले प्रश्न पे। अगला प्रश्न है, किस राज्य का क्षेत्रफल सबसे बड़ा है? सबसे बड़ा क्षेत्रफल किस राज्य का है? महाराष्ट्र, मध्य प्रदेश, उत्तर प्रदेश या फिर राजस्थान। तो देखिए, क्षेत्रफल की दृष्टि से सबसे बड़ा कौन है? राजस्थान। जनसंख्या की दृष्टि से सबसे बड़ा कौन है? उत्तर प्रदेश। और बात की जाए यहाँ पे मध्य प्रदेश के बारे में, चूंकि स्टेट्स भी हमारे सिलेबस में है, तो टाइगर स्टेट्स के नाम से जाना जाता है। और आपको पता ही होगा, खजुराहो ले लीजिए, सांची ले लीजिए, बिबटेक ले लीजिए, तो सभी यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज साइट में यहाँ से डाले गए हैं। ठीक है, बढ़ते हैं अगले प्रश्न पे। अगला प्रश्न है, भारत का सबसे बड़ा कॉफ़ी उत्पादक राज्य कौन सा है? केरल, तमिलनाडु, कर्नाटक या फिर अरुणाचल प्रदेश। ठीक है, तो अगर बात करें सबसे बड़ा कॉफ़ी उत्पादक राज्य जो है हमारा, वो कौन सा राज्य है यहाँ पर को? तो इसका राइट आंसर आपका हो जाएगा कर्नाटक, जो कि भारत का सबसे बड़ा क्या है? कॉफ़ी उत्पादक राज्य है। ठीक है, बढ़ते हैं अगले प्रश्न पे। निम्नलिखित में से किस राज्य की मुख्य भाषा खासी है? मिजोरम, नागालैंड, मेघालय या फिर त्रिपुरा। ठीक है, तो इसका राइट आंसर है आपका मेघालय। ऑप्शन नंबर सी हमारा राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, तो नागालैंड की बात करें तो नागा खीरा बड़ा फेमस जीआई टैग यहाँ का ले गया था। ठीक है, बढ़ते हैं अगले प्रश्न पे। निम्नलिखित में से कौन सा राज्य उत्तर में स्थित नहीं है? झारखंड, जम्मू और कश्मीर, हिमाचल प्रदेश, हरियाणा। तो जितना आप लोग मैप समझते हैं इतना तो आप लोग समझते हैं। जैसे हमारा जो उत्तराखंड है वो दो राज्यों को, तो आपको पता है, दो राज्यों से लगता है। एक आपका यूपी हो गया, दूसरा आपका हिमाचल प्रदेश है ना। सबसे ज़्यादा मतलब ज़्यादा मात्रा में यूपी से लगता है, हिमाचल से तो काफ़ी कम लगता है। तो उसी तरीके से नॉर्थ ईस्टर्न, हम भी तो नॉर्थ में ही आए ना, नॉर्थ का ही इलाका है हमारा। तो याद रखिएगा, जम्मू और कश्मीर बिल्कुल नॉर्थ में ऊपर है। ठीक है, उसके इधर ही आके हिमाचल है, हिमाचल भी बिल्कुल नॉर्थ में है, हरियाणा भी बिल्कुल नॉर्थ में है, पंजाब हरियाणा ये सब इधर ही आ जाते हैं। लेकिन झारखंड नॉर्थ में नहीं है, तो झारखंड इसका क्या हो जाएगा? राइट आंसर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर ए विल बी द राइट आंसर। ठीक है, हिमाचल की राजधानी क्या है? शिमला, शिलोंग, इम्फाल या फिर आइजोल। कमेंट सेक्शन बताइएगा। ठीक है, बढ़ते हैं अगले प्रश्न पे। हरियाणा का राज्य पुष्प क्या है? कमल, रोडेंड्रॉन, गोल्डन सावर या फिर घोषित नहीं है। ठीक है, अब ये प्रश्न लेने का वो है क्योंकि आजकल ये बहुत सारे पेपर में आपको देखने को मिला है। तो हरियाणा का राज्य पुष्प क्या है? ऑप्शन नंबर ए कमल। ठीक है, बढ़ते हैं अगले प्रश्न पे। और रोडेंड्रॉन अर्बोरियम किसका नाम है? कमेंट सेक्शन में कमेंट करके बताइएगा। बुरास का, कस्तूरी मृग का, या फिर आप कह सकते हैं कॉमन पिकॉक का या ब्रह्म कमल का। ठीक है, अगला प्रश्न हमारे पास है, आंध्र प्रदेश में बोली जाने वाली प्रमुख भाषाएं कौन सी हैं? उड़िया और तेलुगु, तेलुगु और उर्दू, तेलुगु और कन्नड़, उपरोक्त सभी भाषाएं। ठीक है, तो याद रखिएगा, तेलुगु और उर्दू क्या है? आंध्र प्रदेश में बोली जाने वाली भाषा है। क्यों? तेलुगु वहाँ की भाषा, ये लोग तो आप लोग समझते हैं, और आंध्र प्रदेश और हैदराबाद में उर्दू भी आपको काफ़ी हद तक क्या मिलती है, देखने को मिलती है। ठीक है, बढ़ते हैं अगले प्रश्न पे। अगला प्रश्न हमारे पास है, निम्नलिखित में से कौन अरुणाचल प्रदेश की राजधानी है? ईटानगर, दिसपुर, इम्फाल या फिर पणजी। ठीक है, तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर ए, अरुणाचल प्रदेश की राजधानी ईटानगर है। असम की है दिसपुर। ठीक है, पणजी किसकी है? गोवा की। और बात करें इम्फाल, तो इम्फाल आपकी मणिपुर की राजधानी है। ठीक है, बढ़ते हैं अगले प्रश्न पे। इस क्वेश्चन का राइट आंसर आपका है ईटानगर। अगला प्रश्न हमारे पास है, भारत एक संघीय संघ है जिसमें 28 राज्य और कितने केंद्र शासित प्रदेश शामिल हैं? तो भाई कितने केंद्र शासित प्रदेश शामिल हैं? 8। ऑप्शन नंबर सी हमारा क्या हो जाएगा? राइट आंसर हो जाएगा। और बात करें कि कौन कौन से हैं हमारे केंद्र शासित प्रदेश, तो लद्दाख, पुडुचेरी, लक्षद्वीप क्या आप कह सकते हैं, दमन दीव, JNK जम्मू कश्मीर, दादर और नगर हवेली, चंडीगढ़, दिल्ली, अंडमान और निकोबार। ठीक है, ये सब हमारे हो जाएंगे इसके अंतर्गत। अब साथ ही साथ मोस्ट पॉपुलेटेड सिटी, मतलब आप बात कर सकते हैं मोस्ट पॉपुलेटेड आपका केंद्र शासित प्रदेश कौन सा है, लीस्ट पॉपुलेटेड कौन सा है। इस तरीके के क्वेश्चन भी पेपर में बन सकते हैं। जैसे मोस्ट क्या हो जाएगा आपका? दिल्ली हो जाएगा, है ना, इस तरीके के क्वेश्चन। बढ़ते हैं अगले प्रश्न पे।
अगला प्रश्न है, द टर्म चिलाई कालन ऑफन सीज इन न्यूज़ रेफर्स टू। तो ये जो चिलाई कालन है ये आजकल न्यूज़ में काफ़ी बना हुआ है, लेकिन ये क्या है? कोल्ड वेव इन कश्मीर, ट्रेडिशनल ड्रेस ऑफ पीपल ऑफ कश्मीर, स्पीसीज फाउंड इन दाचीगम नेशनल पार्क, ट्रेडिशनल फेस्टिवल ऑफ कश्मीर। तो ये न्यूज़ में है काफ़ी, और क्या है इसका आंसर आपको क्या करना है, बताना है। ठीक है, तो ये जो टर्म है आपका चिलाई कालन, ये क्या है? तो ये एक तरीके से क्या है, कोल्ड वेव है कश्मीर में। ठीक है, 40 डेज़ के लिए लगभग कश्मीर में क्या होता है, काफ़ी टेम्परेचर जो होता है काफ़ी ज़्यादा ही नीचे चल जाता है, सिंगल डिजिट में। ठीक है, बढ़ते हैं अगले प्रश्न पे। अगला प्रश्न हमारे पास है, विथ रेफरेंस टू पद्म अवार्ड्स कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट। पद्म भूषण इज हाइएस्ट इन द हायरार्की ऑफ पद्म अवार्ड्स। द पद्म अवार्ड कमिटी इज कॉन्स्टिट्यूटेड बाय द प्राइम मिनिस्टर एवरी ईयर। विच ऑफ द स्टेटमेंट गिवन अबव इज और आर करेक्ट। यानी कि पद्म अवार्ड की अगर बात करें तो इस कैटेगरी में सबसे बड़ा कह रहा है, ये जो हायरार्की अगर आप क्रमानुसार देखेंगे सबसे बड़ा जो है वो पद्म भूषण होता है, कह रहा है। ठीक है, तो ध्यान दीजिएगा, पद्म विभूषण जो होता है सबसे बड़ा होता है, उसके बाद होता है पद्म भूषण, और सबसे लास्ट में होता है पद्मश्री। ठीक है, अब नेक्स्ट की बात करें तो जो दूसरी बात इसने कही है कि पद्म अवार्ड कमेटी जो होती है हर साल हमारे जो मुख्यमंत्री जी हैं, सॉरी मुख्यमंत्री नहीं, हमारे जो प्राइम मिनिस्टर हैं उनके द्वारा क्या किया जाता है, दिया जाता है। ठीक है, तो प्रधानमंत्री जी के द्वारा मतलब दिया जाता है, कहने का मतलब है। हाँ, ये बात बिल्कुल सही है, लेकिन पहला वाला गलत है क्योंकि पद्म विभूषण जो होता है वो हाईएस्ट होता है, ना कि पद्म भूषण। ठीक है, तो कौन सा वाला इसमें से सही है? ओनली सेकंड। अब साथ ही साथ इसके साथ कुछ एडिशनल इन्फॉर्मेशन हम ऐड कर लेते हैं। ठीक है, तो इस साल पद्म विभूषण जो है वो 5 लोगों को दिया गया है। पद्म विभूषण 5 लोगों को दिया गया है। पद्म भूषण के अगर बारे में बात की जाए तो 17 लोगों को दिया गया है और 110 लोगों को दिया गया है पद्म श्री। ठीक है, जाते जाते एक और चीज़ के बारे में डिस्कस कर लेते हैं। भारत रत्न जो है इस साल आप लोगों को पता ही होगा, बहुत ज़्यादा लोगों को दिया गया, मतलब सबसे ज़्यादा लोगों को 5 लोगों को दिया गया है भारत रत्न इस बार। ठीक है, वो 5 लोग कौन कौन से हैं? नरसिम्हा राव, PV नरसिम्हा राव जो हैं उन्हें दिया गया है, MS स्वामीनाथन को दिया गया है, लाल कृष्ण आडवाणी जी को दिया गया है, चौधरी चरण सिंह को दिया गया है और कर्पूरी ठाकुर को दिया गया है। ठीक है, तो ये सभी आप क्या रखेंगे, याद रखेंगे पेपर में जाने से पहले। और पहला जो भारत रत्न था वो 1954 में दिया गया था। ठीक है, तो कैसी लगी आज की ये वीडियो आपको कमेंट सेक्शन में कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। अगर पसंद आई हो तो लाइक, शेयर, कमेंट और सब्सक्राइब ज़्यादा से ज़्यादा इस वीडियो को कर दीजिएगा। और अगर आप ऐसा करेंगे तो हम मोटिवेट होकर ज़्यादा से ज़्यादा बेहतर से बेहतरीन क्वेश्चन लाने की आपके लिए क्या करेंगे, कोशिश करेंगे। बाकी धन्यवाद।